हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम पहले कुछ लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। ये बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्पेस का सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं। अब सेकंड लेसन क्या, आपने फर्स्ट स्पेस के बारे में कुछ जाना था? फर्स्ट क्या मैंने कल ही बताया था आपको। जिसे स्पेस के बारे में पढ़ना वो कल की वीडियो देख सकता है। हमने मेनली जो पढ़ा था, जो आपके सिलेबस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने पढ़ा था फेज स्पेस। फेज स्पेस पढ़ने के लिए हमें दो स्पेस पढ़ने आवश्यक थे। कौन कौन से बताओ? एक तो पोजीशन स्पेस पढ़ना था हमें, और एक हमें पढ़ना था मोमेंटम स्पेस। हम ये दोनों कल पढ़ चुके हैं, और इन दोनों को मिलाने पर ही क्या बनता है आपका? इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो होता है आपका फेज स्पेस। अब मैं आपको एक छोटी सी बेसिक चीज़ बताता हूँ। जो आपका पोजीशन स्पेस था वो किसके था? स्टैटिक रुके हुए बॉडी के लिए। और जो आपका मोमेंटम स्पेस था वो था डायनामिक चलती हुई बॉडी के लिए। क्यों? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी जिसमें होगी वही क्या होगा? मोमेंटम स्पेस। देखिए, पोजीशन स्पेस क्या होता है? जब आप एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग किसी की पोजीशन बता देते हो वो होता है पोजीशन स्पेस। और जब आप मोमेंटम बताते हो तो वो होता है मोमेंटम स्पेस। देखिए, पोजीशन स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के अलोंग, सिमिलरली मोमेंटम एक्स वाई जेड के अलोंग। अब मैंने बताया इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या होगा? फेज स्पेस। तो 3 पोजीशन के, 3 मोमेंटम के, दोनों को ऐड किया 6। तो फेज स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके? 6। आप यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, कुछ बच्चों ने पढ़ा, नोट्स बनाकर मेरे पास सेंड किए। उन बच्चों के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, आपका भविष्य उज्जवल है। देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आगे का पढ़ाऊँगा। आज पहले मैं स्पेस ही कवर करूँगा, आप स्पेस के बारे में समझिए। देखिए, कल मैंने क्या किया था, मेरे प्रिंटेड नोट्स होते थे, तो कुछ बच्चों ने कहा सर ये तो मज़ा नहीं आता, आप हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाइए। तो मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स लाया हूँ। इनमें जो पहला टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा म्यू स्पेस। आपकी स्क्रीन पर है म्यू स्पेस। म्यू का मतलब क्या होता है? ये है मोलिक्यूलर, इसे शॉर्टकट में बोलते थे MU। फिर आपको पता है साइंटिस्टों ने इसे एक सिंबल दे दिया था जिसे म्यू बोलते हैं। देखिए, M प्लस U, तो M के लिए बस बीच में U बना दो, ये क्या बन गया आपका? म्यू बन गया। और इसकी फुल फॉर्म होती है मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर स्पेस। कुछ बच्चों ने पूछा था कि भैया म्यू का मतलब क्या है? म्यू का मतलब है मोलिक्यूलर स्पेस। अब ये है क्या, अभी बता रहे हैं, आप धीरे सब्र रखिए थोड़ा सा। देखिए, आप इस डेफिनेशन पढ़िए। इफ़ द मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंट द also gives the representation of the energy of the state, such a 6 dimensional space for a single particle is known as mu space। यानी के देखिए, आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। अगर मैं इसमें m से मल्टीप्लाई करूं, m से डिवाइड क्यों करूं, तो ऊपर क्या बन जाएगा? m²v²। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? mv का स्क्वायर। और mv क्या होता है आपका? p। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई आपकी? p² अपॉन 2 बचेगा ये वाला, और एक m बचेगा। क्यों? p बराबर mv, तो ऊपर m² v²। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? p² अपॉन 2m। p क्या था आपका? मोमेंटम। तो आपका जो बॉडी चल रही है उसमें मोमेंटम भी है और मास भी है। तो आपका मोमेंटम स्पेस एनर्जी स्पेस भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यही बताया। अगर हम सेम फेज स्पेस का इस्तेमाल एनर्जी स्पेस बताने के लिए कर रहे हैं तो उसे ही आप क्या बोलोगे? म्यू स्पेस बोलोगे। सिंपल सा, कोई इसमें कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, एक बेसिक सी चीज़ है। क्या? कोऑर्डिनेट स्पेस। जब आप 3 XYZ कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं और उनके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन बता देते हैं तो पोजीशन स्पेस, उनके रेस्पेक्ट में मोमेंटम बता देते हैं मोमेंटम स्पेस। दोनों को कंबाइंड कर दोगे, यानी कि आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों बताओगे, तो वो क्या बन जाएगा? फेज स्पेस। लेकिन अगर आप उसी फेज स्पेस का इस्तेमाल एनर्जी बताने के लिए कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? म्यू स्पेस। ये रहा E = p² अपॉन 2m। देखो, इफ़ वी डिवाइड रेंज ऑफ वेरिएबल x and px into arbitrary small discrete intervals, then these intervals are known as phase cell। देखिए, ऑर्बिट्रेरी क्या होता है? स्वतः खुद, यानी कि हमने क्या किया? x और px को सेल्स में तोड़ दिया, छोटी छोटी। मान लीजिए ये आपका x था और ये आपका px था। आपने क्या किया? इन्हें इस तरीके से छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड कर दिया। यही क्या कहलाती है? आपके जो छोटे छोटे से ये 1 2 3 4, ये जो आपके खाने से बने हैं छोटे से, इन्हें क्या बोलते हैं? फेस सेल्स।
तो अगर आपसे कोई फेज सेल्स की डेफिनेशन पूछता है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इफ़ वी डिवाइड द रेंज ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड पी एक्स इंटू ऑर्बिट्ररी स्मॉल डिस्क्रीट इंटरवल्स देन दीज इंटरवल्स आर नोन एज फेज सेल्स। तो आप फेज सेल्स की बेसिक से डेफिनेशन समझ गए क्या? अगर हम x और पी एक्स को छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं वही क्या बन जाता है आपका फेज सेल। अब मैं आगे पढ़ता हूँ गामा स्पेस। म्यू स्पेस के बाद हमारा क्या है? गामा स्पेस। देखिए बेसिक सी एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट स्पेस जब एक्स वाई जेड एक्सिस को ले लेते हैं केवल, और जब इनके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन डिस्क्राइब कर देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पोजीशन स्पेस। जब इनके रेस्पेक्ट में हम मोमेंटम डिस्क्राइब करते हैं तो मोमेंटम स्पेस, यानी कि तीन तीन कोऑर्डिनेट जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो यानी कि पोजीशन भी और मोमेंटम भी वो क्या बन जाएगा आपका फेज स्पेस। और फेज स्पेस का इस्तेमाल एनर्जी बताने के लिए कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा वो आपका? बोलिए, कमेंट कीजिए। वो होगा आपका म्यू स्पेस। म्यू स्पेस की फुल फॉर्म वीडियो पूछ कीजिए, कमेंट कीजिए, मोलिकुलर स्पेस। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गामा स्पेस। देखिए गामा स्पेस एन इमेजिनरी 6n डायमेंशनल स्पेस in which the state of the whole system is represented by a point having 6n coordinates। यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? केवल मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेट्स थे। इसमें क्या आगे 6n, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो। इसमें 6n कैसे? देखिए ये होता है Q1 Q2 Q3 Qn P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। लोग ये क्या लिख दी महाभारत, अभी समझते हैं आप, टेंशन फ्री रहिए। अगर मेरी क्लास में भी आपको समझ नहीं आए तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना। देखो वेयर Q स्टैंड्स फॉर 3n कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि Q जो है ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट को, और P आप जानते हो P स्टैंड्स फॉर 3n मोमेंटम एक्सिस। यानी कि अब आप बेसिक समझिए, ये फेज स्पेस का बड़ा रूप है। यानी कि आप केवल 3 एक्सिस 3 पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे थे पोजीशन के लिए और 3 का इस्तेमाल कर देते मोमेंटम के लिए, तो वो फेज था। अब आप अगर 3 से ज़्यादा ले लेते हो, 3 से ज़्यादा ले लेते हो, अब 3 से ज़्यादा कैसे लोगे? अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज में देखे, एक्स था फिर माइनस एक्स हो गया, वाई माइनस वाई, ऐसी जेड माइनस जेड, ऐसे ही हो गया ना। तो 6 तो यही होगी है आपके। तो अगर आप 3 से ज़्यादा ले लेते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? गामा स्पेस। तो अब हम बेसिक सी एक बार और रिवाइज, अब स्किप मत करना, सुनना, ईयर प्लग्स लगा के या सामने रखकर, हालांकि ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना क्योंकि मैं बता चुका हूँ मेरा माइक ख़राब हो गया, इसी वजह से मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा। मैंने ऑर्डर किया है लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही इधर। डिलीवरी के लिए उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया है, 8 दिन में डिलीवरी होगी। डिलीवरी आते ही मैं बोर्ड पे पढ़ाना इस्तेमाल कर शुरुआत कर दूंगा। तो कुछ कारणवश है जो मुझे इस तरीके से सेटअप पे पढ़ाना पड़ रहा है आपके आगे। ऐसे पढ़ाने में कॉन्टैक्ट में मज़ा नहीं आता। और लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे हम, जहाँ आप हैंड टू हैंड क्वेश्चन पूछ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक, लाइव क्लास कब स्टार्ट करेंगे? जब मेरा माइक आ जाए। कॉलर माइक मेरा ख़राब हो गया है, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आई, मुझे नहीं पता, और ये सही होते नहीं है, तो मैंने नया ऑर्डर किया हुआ है, 7 से 8 दिन वो आने में लेगा। तब तक आप थोड़ा ऐसे रखिए, ऐसे ही पढ़िए। मैं देखिए क्लास रेगुलर ले रहा हूँ, कल ली थी और आज ले रहा हूँ। अब हम एक बार और रिवाइज करते हैं। जो वो हम तीनों एक्सिस ले लेते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्पेस। उसके अलावा पोजीशन बताए तो वो क्या बन जाएगा आपका? पोजीशन स्पेस। मोमेंटम बताएं, मोमेंटम स्पेस, दोनों को ऐड कर देंगे फेज स्पेस। फेज स्पेस का इस्तेमाल एनर्जी बताने के लिए करें म्यू स्पेस। और फेज स्पेस ज़्यादा यानी कि 3 से ज़्यादा क्या बताए? पोजीशन, और 3 से ज़्यादा क्या बताए? मोमेंटम, तो वो क्या बन जाएगा आपका? गामा स्पेस। अब आता है हमारा 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये देखिए आपने बीएससी सेकेंड ईयर में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी से, आपका टॉपिक है तो आया हुआ हूँ। ये एप्लीकेशन है आपकी फेज स्पेस की। ये फेज स्पेस की एप्लीकेशन के अंदर भी आता है आपका 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बनाने वाला हूँ। देखिए आपने पढ़ा था स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे ये स्प्रिंग है, आप इसे जितना खींचोगे यानी कि जितनी डिस्टेंस लोगे आपको फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा। तो फोर्स किसके बराबर परपोर्शनल था? एक्स के। अभी देखिए आपके याद आएगा तो F इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा KX। तो ये K ही क्या था आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इससे एक एनर्जी निकल के आती थी, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जिसे क्या बोलते थे? हाफ KX²। ये क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने बेसिक आपको इसमें बता दिया कि ये कैसे निकल के आती थी। क्यों? आपका फोर्स आ गया F,
DXCO क्या होता था आपका, वर्क नहीं होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क क्या होता है आपका, एनर्जी। इसकी जगह आप x रखोगे, kx dx, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल यानी कि x का x²/2, तो हाफ के x² हो जाएगा। देखिए थोड़ा यहाँ बोर्ड नहीं है तो बोर्ड पे और अच्छा समझ में आ जाता है, लेकिन आप, मुझे पता है आप होशियार बच्चे हो, आप सब समझ गए होंगे। तो देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो हाफ mv², और इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kx²। इसमें सेम मैंने जैसे ऊपर क्या था, m की मल्टीप्लाई m की डिवाइड, तो हाफ mv² p²/2m। देखिए ये के मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में भी लिख सकता हूँ, जैसे ये था a/b है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 1/b/a। बात तो वही है, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है मैंने ऐसा क्यों, क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसा करने का। ऐसा करने के पीछे एक रीज़न था मेरा, ताकि मैं इसे एक इक्वेशन बना सकूँ। इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी आपने, x² + a² + b² 1। मुझे इस फॉर्म में बनाना था, इस वजह से देखिए यहाँ x² हो गया, p² हो गया। अब ये इधर e की जगह पर 1 है, तो मैं e में ले जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा p²/2me और x²/2ke, यही होगा। देखिए मैंने नेक्स्ट PDF में लिखा हुआ है, आप घबराइए मत, मतलब PDF के नेक्स्ट पेज पर ये रहा। थोड़ा क्लियर नहीं है, आप समझ जाओगे, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे। ये देखिए e में पहुंच गया ना दोनों के, तो ये इक्वेशन 2 मान ली, 1 मैंने वही मान ली थी। देखिए तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज सेमी मेजर एक्सिस, आपने पढ़ा तो था x² + a² + b² 1। तो इनमें से एक a होगा एक b होगा, तो a ये मान लिया मैंने 2e के, और b क्या मान लिया मैंने √2me। अब देखिए आप क्या निकालते हो, इसका एरिया निकालते हो। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये एरिया कैसे लिखा हुआ है। देखिए द एरिया ऑफ इलिप्स, जूम करके दिखा दिया मैंने थोड़ा। पाई ए बी, ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, देखो अभी बताता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा है सर्कल का πr², ये तो पढ़ा है ना। अब जब इलिप्स होता है तो इलिप्स की कुछ शेप ऐसी होती है, तो इसमें एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर, तो एक ये। तो एक को मैंने ए मान लिया, एक को मैंने बी मान लिया। तो पाई, आप जब सर्कल लेते थे, जब आप सर्कल लेते थे तो सर्कल में तो आर ही होती थी, तो इसे πr/r करके πr² करते थे। इसमें एक आर की जगह ए है, एक आर की जगह बी है, तो πr² की जगह पर आप क्या लिखोगे, πab लिखोगे। तो ए की वैल्यू भी पता है आपको, बी की वैल्यू भी पता है, तो 2πe√m/k, और ओमेगा आप जानते हो भली बात ही, ओमेगा क्या होता है, √k/m। ठीक, ये आप जानते हो, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों में आता है। तो आपका एरिया क्या होगा, 2πe/ω। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर कोई भी बच्चा हमारी इस क्लास में एनरोल होना चाहता है तो मेरा नंबर ये है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए आप। आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस PDF के नोट्स भी मिल जाएंगे। 9520963132 95963132। और वीडियो शेयर कीजिए। आपने हमारी पहली वीडियो को तो बहुत प्यार दिया, लेकिन अब आप बाकी वीडियो को प्यार नहीं दे रहे हो। अगर आप लाइक शेयर करोगे तो ही हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप पढ़िए, मेहनत करिए। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।